अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी रखिए सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैन ने अस्परा के पेरेंट्स को लास्ट नाइट उसकी हालत के बारे में इन्फॉर्म किया तो उन्होंने फौरी इटली की टिकट्स बुक करवाईं और आज वो लोग भी वहाँ पहुँच चुके जाएंगे। उनसे मिलने के ख्याल से ही अरम का दिल तेज़ी से धड़कता जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर अली की कॉल आई जो उसने इटली आकर नया लिया था। यार शेज़ा यहाँ इटली में ही मौजूद है, उसे यहाँ की जेल में रखा गया है। हमने उसे बाहर निकालने की कोशिश की मगर अलार्म बज गया जिसकी वजह से पुलिस अलर्ट हो गई है। तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अरम, तुम आ जाओ। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की अली जल्दी से बोला, ओके रिलैक्स हो जाओ, मैं आ जाता हूँ, लेकिन तुम लोग किसी पर गोली नहीं चलाओगे। किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। हम सिस्टम हैक करके शीज़ा को निकाल सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सब्र करो और मैं अभी पहुंच रहा हूं। वो कहकर जल्दी से चाबी निकाल कर हॉस्पिटल से निकल गया। जबकि दूसरी तरफ अली ने हैरत से मोबाइल की जानिब देखा। वो अरहम को जो कहता था, आज जब हम बाहर निकले किसी की सांसें चलती हुई नहीं रहनी चाहिए। आज बो रहा है किसी को मारना मत, किसी को मारना मत। वो सोचता अपने बालों में हाथ फेरकर ज़ुबैर और जैन की जानिब बढ़ गया। अरम ने वहां पहुंचकर एहतियात से जेल का सिस्टम हैक किया और शीज़ा को वहां से निकाला। अभी वो जेल से बाहर निकले थे, पुलिस उन पर गोलियां चलाने लगी। प्लीज़ कोई गोली नहीं चलाएगा, बस ध्यान भटकाओ उनका। अली ये पकड़ चाबी, गाड़ी स्टार्ट करो। उसे जल्दी से गाड़ी अली को बोला तो चाबी थाम कर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरम तुम्हारा दिमाग सेट है? हम लोग मर सकते हैं, ज़ुबैर दांत पीसता हुआ बोला। तभी अरम ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हवा में फायर किया। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, निकलो बस। जैन ने भी एहतियात से फायर किए ताकि सामने वालों की जान ना जाए। उनके बैठते ही अली ने तेज़ी से भगा दी। उन्हें लगा पुलिस उनके पीछे नहीं है, मगर जल्द ही पुलिस की गाड़ियों के सायरन उनके कानों से टकराने लगे। जैन ने जल्दी से अपने आदमी को कॉल की कि पुलिस का ध्यान उनकी गाड़ी से भटकाए, जबकि अली गाड़ी अपने हार्बर की जानिब ले जाने लगा क्योंकि वो भी उन्होंने वापस से हासिल करना था। फिर अभी क्यों नहीं? पुलिस की सायरन की वजह से लोग मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भागने लगे तो अली ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी फुटपाथ पर चलानी शुरू कर दी ताकि पुलिस को मुश्किल ख़त्म वक्त दे सके। जैसे ही वो लोग हार्बर पहुंचे और हमने देखा वहां पुलिस की एक टीम पहले से ही मौजूद थी और उनके पीछे उसकी शिप्स उनकी जानिब आ रही थी जिस पर उसके आदमी मौजूद थे। वो जितना फायरिंग से बचना चाह रहे थे उतनी ही उस वक़्त उसको बचाने के लिए उसकी ज़रूरत थी। फायर करो लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए, निशाना सिर्फ उस जगह का हो सामने वाला बच जाए। वो सबको वार्न करने लगा, अरहम तुम्हें हुआ क्या है? ये हमारी दुनिया ऐसी है स्याह, एकदम से तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? सब बाहर पुलिस को छोड़कर उसे हैरत से देखने लगे। जो सुर्ख होती आंखों से उन सबको देखने लगा। अली गाड़ी से तेज़ी से चलाकर शिप्स की तरफ ले जाओ, गोलियां चलेगी तब भी हमें कुछ नहीं होगा, ये बुलेट प्रूफ है। अली ने सर हाँ में हिलाया और तेज़ी से गाड़ी शिप्स की जानिब ले जाने लगा, जिसकी वजह से पुलिस उन पर फायरिंग करने लगी। बदले में शिप्स पर मौजूद उनके आदमी वापस उन पर अटैक करने लगे जिनका ताल्लुक साइक्लिन और अराम्बियम गैंग से था। और हमने एहतियात से ज़ुबैर और शेज़ा को उस शिप में बिठाया, साथ ही उसकी नज़र बाएं जानिब गई जहाँ मज़ीद शिप्स उनकी जानिब आ रही थी। ये सारी शिप्स रज़ा ब्रांडो ने उन्हें बचाने के लिए भेजी थी। उसने अपने आदमियों से कंफर्म किया उसकी ज़रूरत तो नहीं है यहाँ। जब उन्होंने तसल्ली दी कि नहीं, वो अली और जैन को लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अभी वो गाड़ी में बैठने ही लगा था, एक गोली सीधी आकर उसे लगी। वो दर्द से करा उल्टा। अरहम जैन तकलीफ़ से पुकारता अंधाधुंध सामने की जानिब गोलियाँ चलाने लगा जहाँ से गोली आई थी। अरम ठीक हो, ज़्यादा तो नहीं लगी? अली स्टीयरिंग छोड़कर लड़ते हाथों से उसका रुख अपनी जानिब करते हुए पूछने लगा। तभी शिप से एक आदमी बाहर निकलकर उसकी गाड़ी को घेरे में लेने लगा और पुलिस पर गोलियां चलाने लगे। बॉस आप ठीक हैं? प्लीज़ जल्दी बोलें। उनमें से एक आदमी सामने गोली चलाते हुए कपकपाती आवाज़ में पूछने लगा, जल्दी बोलें बॉस प्लीज़। एक आदमी तो बाकायदा रोते हुए पूछने लगा। अपने लिए उनको इतनी तकलीफ़ में देखकर उसका दिल फटने लगा। मैं ठीक हूँ, गोली बस जवाज़ों को छू कर गुजरी है, आप सब परेशान ना हो, सिर्फ अपना ख्याल रखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी खरोच है। जैन बैठ जाओ अंदर, मैं ठीक हूँ। जब जैन को अंदर बैठता हुआ नहीं देखा तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि वह सुर्ख होती आंखों से उसे देखता जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गया। अली ठीक हूँ मैं, गाड़ी चलाओ। उसके कहने पर उसके आदमी रास्ता बनाते पीछे हो गए, जबकि अली गाड़ी स्टार्ट करके उसकी स्पीड तेज़ कर गया तो अरहम विंडो से बाहर देखने लगा जहाँ उसके आदमी वापस से शिप्स पर सवार हो चुके थे और वहाँ से निकल गए थे। बताओ अरहम, तुम ठीक हो प्लीज़? जैन ने उसका बाजू पकड़ते हुए पुलिस वापस से पूछा। हाँ यार ठीक हूँ, हल्का सा कट है, उसका कुछ नहीं होता, रिलैक्स। मुस्कुराते हुए बोला, साथ अपने बाजू पर हल्की सी खरोच से उसे दुखा दी तो जैन की जान में जान आई।
जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, जैन उसे सीधा एक रूम में ले गया और उसके बाजू की बैंडेज करने लगा। ओह गॉड जैन, तुम बिल्कुल बच्चों जैसा रिएक्ट कर रहे हो। कुछ नहीं हुआ, बस शुक्र है शेजा भी हम सबसे में मौजूद है, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो जैन बस सर में हाँ में हिलाकर रह गया। यार जान निकल गई थी, इतना लापरवाह ना बनाकर, हम सब ही तो एक दूसरे की फैमिली हैं। अली आगे बढ़कर उसके गले से लगा लेता हुआ बोला। सब ठीक है, फिक्र मत करो, वो उसकी कमर थपथपाते हुए बोला। तभी तहीमिया उस रूम में जल्दी से दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरे होटल वापस हासिल कर लिए? और हमने उसे हाँ वहाँ देखकर तजस्सुस से पूछा। हाँ हासिल कर लिए। एक मिनट, तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ? परेशानी से पूछने लगी। यार कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ। अस्परा को होश आया? वो बेकरारी से पूछने लगा। उसके पूछने पर वो उसका हाथ पकड़कर फुटेज रूम की तरफ भाग गई। तो अली और जैन भी ना समझे से उनके पीछे भागे। तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? जैन ने हैरत से पूछा, जब कैरम भी आबरूज काकर उसकी जानिब देखने लगा। अस्परा 1 घंटे पहले उठ गई है, वो बोलकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। अरहम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, जबकि उसके कदम उस जगह से हिलने से इनकारी हो गए। अरसल ने बहुत कोशिश की मगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तीमिया ने कहकर फुटेज चला दी। उसे जब होश आया तो मलिहा बेगम उसके सर पर हाथ फेरने लगी, साथ कुछ बोलने लगी जो वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा था, मगर वो नहीं सुन रही थी, बल्कि कमरे में यहाँ वहाँ देखते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल जब्बार साहब ने आगे बढ़कर उसके पेशानी चूमकर उसे बैठने में मदद की। एक हाथ उसके पापा के हाथ में था, जबकि दूसरा उसकी मम्मा के हाथ में। वो अपनी नज़रें घुमाती कमरे का कोना कोना देखने लगी, साथ अपने पापा से पूछने लगी, मगर उन्होंने जवाब देने की बजाय मलिहा बेगम की जानिब देखा। मैं पूछ रही हूँ अरम कहाँ है पापा? मैं इंतहाई ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से अब वो लोग उसकी आवाज़ सुन पाए। अब्दुल जब्बार साहब ने जवाब देने की बजाय उसे गले से लगाना चाहा, मगर वो उन्हें उसका मौका दिए बगैर बेड से उतर गई। अभी वो बाहर जाने ही लगती है कि तीमिया अंदर दाखिल हो जाती है और सामने उसे खड़ा देखकर वो उसे सीने से लगा लेती है। अरम कहाँ है? वो बेताबी से उससे पूछती है। वो तुम आइंदा कभी भी उसे नहीं देखोगी या मिलोगी। अब्दुल जब्बार साहब तीमिया की बात काटते हुए सिलकते हुए लहजे में बोले। पापा, अस्परा तुमने सुना तुम्हारे पापा ने जो कहा? दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मरिया बेगम ने गुस्से से कहा। यहाँ कोई मजाक चल रहा है मामा पापा, प्लीज़ ये मत कहना कि अब आप लोगों ने उसे मुझसे दूर भेज दिया है। वो रोते हुए चिल्लाई, मुझे अरम से मिलना है अभी इसी वक्त। वो बोलकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई और सामने से अरसल अंदर दाखिल हो गया। अस्परा, अरम कहाँ है अरसल? वो बाकायदा तड़पते हुए उससे पूछने लगी। पहले मुझे अपना चेकअप करने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वो उसका बाजू पकड़कर बेड की जानिब ले जाने लगा, मगर उसने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेला। आई नीड टू सी अरहम नाउ। वह हलक के बल चीखते हुए घुर्राई और दराजे की जानिब बढ़ गई। उसे बाहर मत निकलने देना। अरसल ने दराजे से आती 2 नर्सों को हुक्म दिया तो ज़बरदस्ती उसके बाजू पकड़कर बेड की जानिब ले जाने लगी, जबकि वो पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगी। मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। तभी वो अपना एक हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई और उसकी मदद से ज़ोर से एक पंच नर्स के मुंह पर दे मारा। सुनाई नहीं दे रहा, मुझे अरहम के पास जाना है। उसे दूसरी वाली नर्स को बालों से पकड़कर बेड पर फेंकते हुए कहा। अब्दुल जब्बार साहब और अरसल उसकी जानिब भागे, मगर उसने साइड से गुलदान पकड़कर अरसल की जानिब ज़ोर से उछाला। उससे पहले वो उसको लग जाता, उसने फुर्ती से उसे खींच कर लिया। अब वाओ हुसैन कहकर मज़ीद स्क्रीन के सामने खड़ा होकर देखने लगा। लेट मी गो, आई नीड टू सी अरहम। वो शिद्दत से चिल्लाने लगी, साथ रोने लगी, मगर अब्दुल जब्बार साहब ने ज़बरदस्ती उसे बाजू से पकड़कर बेड पर लिटा दिया। अरसल प्लीज़, मगर वो सुना करता उसके बाजू पर इंजेक्शन लगा गया, जिसकी वजह से वो फौरी नींद की वादी में उतर गई। मलिहा बेगम ने रोते हुए उसके बाल सहलाए। उसी पल तीमिया ने आगे बढ़कर वीडियो बंद कर दी। वाह व्हाट डैट वाज, अली ने बोलना शुरू किया, मगर सही अल्फाज उसे मिल ही नहीं रहा था। फेयर्स, जैन ने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। सच्ची अरम तुम्हारी दीवानी है ये, अली मुस्कुराते हुए बोला। और हाँ, उसके पेरेंट्स उसे मालफी कोस्ट ले जा रहे हैं ताकि ये तुमसे कभी ना मिल सके। अब तीमिया ने कहा तो उसको शिद्दत से भरी नज़रों से उसे देखने लगा, मगर फिर लंबा सांस खींच कर रह गया। नामुमकिन, वो बोलकर अस्परा के वार्ड की जानिब चल पड़ा। अरहम मेरी बात सुनो, जैन ने उसके बराबर चलते हुए कहा। मेरी तुम्हारी नसीहत के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी नसीहत के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए अपने पास संभाल कर रखो। वो आगे चलता हुआ बोला। अरम ये उसके अच्छे के लिए है। वो उसे समझाने लगा। तुमने देखा था वो कैसे जुनूनी हो गई जब उसके पापा ने कहा वो वापस से मुझे नहीं देखेगी या मिलेगी। मैं जानता हूँ, लेकिन सैन मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। खून बन कर दौड़ने लगी है वो मेरे वजूद में। उसकी बात पर वो चुप हो गया और उसके साथ चलने लगा। अब्दुल जब्बार साहब जो कमरे से बाहर स्टूल पर बैठे हुए अरम को वहाँ आता देख कर वो गुस्से से उठकर खड़े हो गए।
यू स्टूपिड बास्टर्ड, वो गुस्से से चिल्लाया, उसे पंच मारने लगे जबकि वो खामोशी से वहाँ खड़ा रहा। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह करके रख दी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा और उसके पेट पर ज़ोर से पंच मार दिया। जैन ने उन्हें पुश से पकड़कर अरहम से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके बावजूद वो पंच मारते रहे। अंकल रिलैक्स हो जाएं प्लीज़, जैन ने काफ़ी दूर करते हुए कहा जबकि अरहम दरवाजे की जाने पड़ गया। अंदर कदम मत रखना इडियट, मेरी बेटी से दूर रहो। वो अपना आप छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से दहाड़े। उससे पहले वह हैंडल घुमाता, मलिहा बेगम अंदर से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद करके उसके हैंडल पर हाथ रखकर वो खौफ से उसकी जानिब देखने लगी। मैं उसे देखना चाहता हूँ, इंतहाई नरमी से बोला। प्लीज़ हमारी बेटी से दूर रहो, वो इंतहाई हल्की आवाज़ में बोली। साथ ही उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके गालों पर गिरने लगे। आई जस्ट नीड टू सी हर, वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाते हुए फिर भी तहम्मुल से बोला, जिस पर बाकायदा वो रोने लगी। मेरी बस 2 बेटियाँ हैं और वो दोनों ही मेरी दुनिया है, वो बेबसी सिसकते हुए बोली। मैं और मेरे शोहर सिर्फ हम दोनों का चेहरा देखकर जीते आए हैं। जब ये 1 साल तुम्हारी साथ थी, हम उस दौरान इंतहाई अजियत से गुजरे हैं। मैं नहीं जानती तुम क्रिमिनल हो या नहीं, मैं ये भी नहीं जानती तुम हमारा कत्ल कर दोगे या नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस एक माँ हूँ और उस माँ होने के नाते मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी से दूर रहो, वो गिड़गिड़ाते हुए कहकर रोने लगी। तो अरहम को इस वक्त वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगी जो अपने शौहर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज़ मेरे बेटे को जाने दो, प्लीज़ अरहम रहम करो, रहम करो, उन्होंने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वह इंतहाई लाचारी से उससे आंखें बंद कर गया और फिर खोलकर वहाँ से पलट गया। जैसे जैसे उसके कदम हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके रुखसार चूमने लगे। अरहम जैन ने जो उसके पीछे भाग रहा था उसके बराबर आकर पुकारने लगा, मुझे मेरी कार की चाबी दो। वो जैन की तरफ पलट कर कहने लगा तो उसने अपनी जेब में से चाबी निकाल कर उसे पकड़ा दी। वो बगैर कुछ कहे चाबी पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया जो हॉस्पिटल से बाहर पार्क हुई थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, जैन भी जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। जैन, मैं कुछ देर तन्हाई में रहना चाहता हूँ, वो खुद को नॉर्मल करके संजीदगी से बोला। ओह स्टूपिड बेस्सी, लेकिन तुम्हारे पास इस वक्त एक अदद बेस्टी फ्रेंड है जो ऐसा होने नहीं देगा। वह नरमी से उसकी जानिब देखते हुए बोला, जैन जाओ यहाँ से। वह साफ लफ्ज़ों में बोला, एक बात बताओ अरहम, जब मैं समर को छोड़कर वापस आया था, क्या तुम मुझे छोड़कर चले गए थे जब मैंने कहा था कि मुझे कुछ देर अकेले रहने दो? उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा जो तकलीफ़ से सुर्ख हो रही थी। तुमने नहीं छोड़ा, बल्कि सारा दिन और सारी रात मेरे साथ रहे और मेरी मदद की और उससे सबसे बाहर आने में। वो अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोला क्योंकि कुछ अरसे पहले उसने समर को छोड़ दिया था, उसकी पहली मोहब्बत को। उसे लगता था वो बहुत मासूम है और उसकी दुनिया के लिए नहीं बनी, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी ताकि वो उस दुनिया से दूर रहकर खुश रहे और ज़िंदा रहे। ज़मर अस्परा नहीं है, वो आहिस्तगी से बोला, और तुम भी मैं नहीं हूँ। वो इतना मजबूत ज़रूर था कि जल्द ही खुद को संभाल गया, मगर तुम क्यों नहीं हो इतने बहादुर, ना ही तुम इस सबसे बाहर आ पाओगे। जब मेरे पापा की डेथ हुई, मैं और अरसर इस हादसे से बाहर निकल आए, मगर तुम आज भी वहाँ ही रुके हुए, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें कहा भी था उनकी मौत में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिस पर उसने लंबा सांस खींचा और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की जानिब निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह सीधा चाहकर काउच पर बैठ के अपनी आंखें बंद कर गया जबकि जैन रेफ्रिजरेटर की जानिब बढ़ गया। कुछ पल बाद वो आगे आके उसके बराबर बैठ गया। ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो, तुम्हारे दिमाग को थोड़ी ठंडक मिलेगी। उसकी जानिब 3 पैक बढ़ाते हुए बोला तो और हमने पकड़कर उसे खोला और मुंह को लगा ली। क्या तुम्हें मोहब्बत है उससे? जैन कुछ लम्हों बाद पूछने लगा। दीवानगी की हद तक, वो कंधे अचकाते हुए बोला। तो जैन सांस खींच कर रह गया और वापस से कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। जैन, उसने थोड़ी देर बाद पुकारा, क्या हम जैसे लोगों को नॉर्मल खुशियों भरी ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं है? क्या हमारी तरह के लोगों की कभी भी मोहब्बतों भरी ज़िंदगी नहीं हो सकती? अरहम के अल्फाज पर जैन हंसने लगा। तुम बदल गए हो अरहम, उसने मुझे बदल दिया है, वो लब चबाते हुए बोला। राइट, उसने हम सबको ही बदल दिया, जैन मुस्कुराते हुए बोला। कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करने के बाद अरहम काउच के साथ अपनी पुश लगा के, उसे जाने दो अरहम। जैन की बात पर झटके से अपनी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखने लगा। शायद मजाक कर रहा हो, लेकिन वह संजीदा था। मैं नहीं जाने दे सकता जैन, यू मस्ट। शी वॉज क्लोज टू द डेथ। तुम्हारा जुनून तकरीबन उसे ख़त्म करने वाला था। वो हम सब मॉन्स्टर्स के दरमियान में एक एंजल है, वो इस दुनिया के लिए नहीं बनी है। मैं जानता हूँ। उसके समझाने पर वो बस इतना ही कह पाया। और हम सही फैसला लो यार, देखो मुझे पता था समर इस दुनिया के लिए नहीं बनी, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। मैंने उससे इतनी मोहब्बत की कि उसके अच्छे के लिए उसे खुद से दूर कर दिया, और मुझे भी अस्परा से इतनी शदीद मोहब्बत है कि मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता जैन। वो कहकर उठ गया। वो हम लोगों के साथ नहीं रह सकती अरहम, और ना ही तुम उस दुनिया को छोड़ के जा सकते।
اس کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ وہ پریشانی سے بولا، میں جانتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے زین، تم نے دیکھا نا، جب اسے لگا وہ مزید زندہ نہیں رہ پائے گی تو اس نے مجھے بولا، اس نے بتایا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شدت سے بولا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ محبت ہو جانا غلطی ہے، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت ہو جانا کوئی گناہ ہے۔ ہم فیصلہ کر کے کسی سے محبت نہیں کرتے، تم دونوں کا تعلق مختلف دنیا سے ہے اور تم دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو، لیکن تم دونوں کو جو چیز ساتھ جوڑتی ہے وہ عشق ہے، جو تم دونوں کو ایک دوسرے سے پاگل پن کی حد تک ہے۔ زین نے کہتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ ارحم، love is very powerful than anything in this world. You decided to take that power in your hand. I'll never destroy you, but it will definitely define you. تم ٹھیک کہہ رہے ہو زین، ارحم نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تبھی زین کاؤچ سے کھڑا ہو کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری بات سنو ارحم، تم دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو اور تم دونوں کو ہی لے کر مجھے پریشانی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے جانے دو۔ یہ دنیا بہت بھیانک ہے ارحم، اتنی محبت ہے دنیا میں دوسروں کو دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود لوگ نفرت کی آپشن استعمال کرتے ہیں۔ تم نے بھی نفرت کا راستہ اپنایا جب لوگوں نے تمہاری اور تمہاری ماما کی مدد نہیں کی۔ تم نے اس دنیا سے نفرت کی جب ہماری ہنستی مسکراتی فیملی اجڑ گئی۔ تمہیں لگا نفرت تمہاری زندگی میں سکون لائے گی کیونکہ تمہارے پاپا نے بھی یہی راستہ چنا تھا۔ تم نے کبھی بیٹھ کر نہیں سوچا آخر تم کیا کر رہے ہو، تم صرف ہمارے باس کے ساتھ وفادار رہے اور جو اس نے تمہیں کہا تو تم کرتے چلے گئے۔ بدلے میں اس دنیا نے تم سے نفرت کی، اتنی نفرت کہ تمہارا زندہ رہنا بھی انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ اب تم نے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر بدلے میں یہ دنیا والے تم سے محبت نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری محبت کو استعمال کر کے تمہیں موت کے کنویں میں اتارنے کی تیاری کریں گے۔ ایک بار اور تم نے اس راستے کو اپنایا تو واپس نہیں آ پاؤ گے، بلکہ وفاداری اور محبت کے درمیان الجھ کر رہ جاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رہی تو تم ہر روز دگنی تکلیف سے گزرو گے۔ وہ تکلیف سے سمجھانے لگا، تفصیل سے سمجھانے لگا۔ زین، میں اسے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ میں تمام ٹیٹوز ختم کر دوں گا جو اس دنیا کی سمبل ہے، میں انہیں خود کے وجود سے مٹا دوں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنا نام بھی بدل دوں گا، میں اسے یہاں سے بہت بہت دور لے جاؤں گا، اس کے ساتھ مل کر محبت کا ایک چھوٹا سا آشیانہ بناؤں گا، میں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کروں گا۔ تو چیزیں مجھے معافی سے جوڑتی ہیں، میں وہ سب پیچھے چھوڑ کر اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، اس نے بحث کرتے ہوئے کہا، جس پر زین شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ ارحم، تمہیں سچ میں جنون والا عشق ہوا ہے اس سے، اف، تم کچھ بھی کر گزرو گے اس کے لیے۔ اللہ اللہ، زین کے لہجے میں بے یقینی اور خوشی نمایاں تھی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، لیکن میں اس رب سے بھی تو توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہوں، بے شک کتنے بھی پرابلمس کیوں نہ آئیں، میں تیار ہوں۔ واپس سے کاؤچ پر بیٹھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے دوست، زین نے اسے بازو سے پکڑ کھینچ کے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ آمین۔ اسپرا کے ماما پاپا آج سے اسے واپس لے کر جا رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں ان لوگوں کے جانے سے پہلے تمہاری ایک ملاقات بھابھی سے ہو جائے۔ زین اس سے الگ ہو کر آنکھ مارتے ہوئے بولا، شکریہ یار۔ ہم نے واپس سے اسے گلے سے لگا کر مشکور لہجے میں کہا، ایک چمچ تو کھا لو اسپرا، ملیحہ بیگم نے پریشانی سے کہا، مگر وہ منہ کھولنے کی بجائے دیوار کی جانب دیکھتی رہی۔ تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، پلیز خود کو اور ہمیں تکلیف پہنچانا بند کرو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پری تمہیں اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم لوگ کل واپس آ رہے ہیں۔ میں ہی بے وقوف تھا جسے لگتا تھا یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، میری بیٹی اب یہاں بس جائے گی، یہاں خوشی رہے گی، کتنی غلط سوچ تھی میری۔ عبدالجبار صاحب غصے سے بڑبڑائے، پری تمہارے پاس دانش ہے جو اس کے کرمنل سے کافی درجے اچھا ہے، تم اس کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ ملیحہ بیگم کے الفاظ پر اسپرا جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا، جن کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں اور ان کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، وہ اسے پہلے سے کافی کمزور لگے۔ دانش تمہارا پہلا پیار تھا، عبدالجبار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تاکہ اس کی توجہ حاصل کر سکے، جبکہ ان کے الفاظ پر اس کا وجود میں غصے کی لہر دوڑی۔ اس کا دل کیا چیخے چلائے، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں ارسل واپس اسے انجیکشن نہ لگا کر بے ہوش کر دے اور وہ جانے سے پہلے ایک نظر ارحم کو دیکھ نہ پائے۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی تکلیف کو بھی اچھے سے سمجھ رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں جھونکے گا، لیکن وہ اب مجبور تھی کیونکہ وہ محبت کر بیٹھی تھی جس پر اس کا زور نہیں تھا، وہ بہت بے بس تھی۔ جب تم نے کہا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، میں نے تمہیں اس کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، مگر کچھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ ایک کرمنل ہمیشہ کرمنل ہی رہتا ہے، یاد رکھو اس بات کو، تمہاری گولی لگی
میں نے جان بوجھ کر آگے ہو کر خود کو گولی لگوائی۔ وہ ان کی بات کو کاٹتے ہوئے نرمی سے بولی، تو پھر ہو سکتا ہے نا دوبارہ پھر سے تمہارے ساتھ ہی حادثہ ہو، پھر سے گولی اس پر چلے سامنے تم آ جاؤ۔ وہ تلخی سے بولے، پاپا اس کے بغیر جینے کا خیال ہے مجھے ڈرا دیتا ہے۔ وہ کپکپاتے لفظ میں بولی، ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم موو آن کر جاؤ گی؟ وہ تحمل سے بولے، میں نہیں کر پاؤں گی پاپا، میں نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بے چینی سے بولی، دنیا ختم نہیں ہو گئی بیٹا۔ ملیحہ بیگم نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے لیے ختم ہو گئی ماما۔ پاپا ماما میری دنیا وہی ہے پاپا، آپ نے بولا تھا اپنے دل کی سنو، میں نے بس اسی کی سنی ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پاپا پلیز مجھے آخری سانس دے دے، مجھے اس سے بات کرنے دے، میں جانا چاہتی ہوں آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفرت کے، پاپا پلیز نہیں۔ وہ کہہ کر روم سے باہر نکل گئی۔ دوپہر میں وہ ڈسچارج ہو گئی تو وہ اسے لے کر ہوٹل میں آگے، جہاں اس کی دادی ماں اور بیلا پہلے سے ہی موجود تھے۔ پری، بیلا بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تو اس نے اپنی باہیں کھول دیں جس پر وہ ان میں آ سمائی۔ اور بیلا، وہ اسے ہوا میں گھماتے ہوئے بولی تو بیلا خوشی سے کھلکھلانے لگی، اسے نیچے اتارو، تم اس چکر میں خود کو ہرٹ کر لو گی۔ ملیحہ بیگم نے بیلا کو پکڑتے ہوئے کہا، بہنیں بہت پریشان کرنے والی مخلوق ہیں، لیکن ان کے بغیر زندگی خالی سی ہے۔ تمہاری ہائٹ پہلے سے بڑی ہو گئی ہے، اس پر نے بیلا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو وائٹ کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی اور اس کے بال شولڈر سے نیچے جا رہے تھے، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ اسپرا، دادی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسی ہیں دادی ماں؟ اسپرا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، چلو آؤ، ڈنر تیار ہے، پہلے وہ کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ماما، یہ آپ نے بنایا ہے؟ عبدالجبار صاحب نے تجسس مام، یہ آپ نے بنایا ہے؟ عبدالجبار صاحب نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں ایڈیٹ، روم سروس سے منگوایا ہے۔ ان کے جواب پر وہ سب ہنسنے لگے۔ اسپرا کا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میڈیسن کی وجہ سے اسے زبردستی کھانا پڑ رہا تھا۔ ڈنر کے دوران بیلا کی فنی باتوں پر سب ہنستے رہے۔ میں تمہارے ساتھ آج رات سو سکتی ہوں اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملیحہ بیگم اسے کہنے لگی، کیونکہ اسے بارش نما طوفان سے ڈر لگتا تھا اور اس وقت زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی تو اب تک ہم لوگ پاکستان کے لیے نکل چکے ہوتے۔ ملیحہ بیگم نے کھڑکی سے باہر ہوتی ہوئی بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، کب کی فلائٹ ہے؟ کل موسم کی خبر کے مطابق بارش صبح رکے گی، تو ہماری فلائٹ 9 بجے کی ہے۔ اوکے، میں صبح 9 بجے تیار رہوں گی۔ وہ سانس بھرتے ہوئے بولی، گڈ نائٹ۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی۔ گڈ نائٹ ماما، وہ زیر لب بول کر دروازہ بند کر گئی، پھر آگے بڑھی اور کھڑکی کے سامنے کرٹن کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس دوران جب میں بے ہوش تھی، کیا سران نے، زین نے اور ارحم نے زبیر کو پکڑ لیا ہوگا یا پھر انہیں مار دیا؟ اوہ گاڈ، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں جانتی ہوں ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، اگر ہوا ہوتا تو تیمیا اور ارسل اتنے ریلیکس نہیں ہوتے۔ لیکن ارحم ہے کدھر؟ وہ آیا کیوں نہیں میرے پاس؟ وہ کشن کو خود کے سینے سے لگاتے ہوئے بڑبڑانے لگی، ارحم میں تو یہ بھی نہیں جانتی تمہیں مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ کیا تم اس بار میرے پیچھے آؤ گے؟ کیا اس دفعہ پھر سے آؤ گے؟ وہ سسکتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ تبھی اسے کھڑکی سے پردستک ہونے کی آواز سنائی دی، مگر اس نے اپنا وہم سمجھا۔ تھوڑی دیر تک دستک تیز ہو گئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھ گئی اور پھر لرزتے ہاتھوں کے ساتھ پردہ پیچھے کر دیا۔ سامنے ارحم کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوری کھڑکی کھول دی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے ونڈو لاک کر دی اور وہ اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کر پائی۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ جب اس سے کھڑا رہنا مشکل ہونے لگا تو اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے اپنی باہیں ارحم کے گردن کے گرد حائل کر دی۔ جب اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی تو اس نے اس کی گردن کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ بڑھایا، جس کی وجہ سے وہ کچھ پل بعد اس سے دور ہوا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگی۔ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اسپرا کو آج وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور پیارا لگا۔ ارحم، اس نے خود کو نارمل کر کے نرمی سے پکارا، جس پر وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ میرا نام واپس سے لو، وہ کہہ کر اپنا چہرہ اس کی گردن اور بالوں میں چھپا گیا تاکہ اس کی وجود کی خوشبو سے خود کی سانسوں کو ہموار کر سکے۔ ارحم، اس نے بلش کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں پکارا، ڈیم، آئی مس یور وائس، آئی مس ایوری تھنگ آف یو۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بڑبڑایا اور ساتھ اس کے بالوں میں اب نرمی سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ حیا سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ یہ کوئی سوال نہیں تھا پہلے، بلکہ وہ بتا رہا تھا، وہ جانتا ہے میں نہیں جانا چاہتی، وہ بے قراری سے بولی۔ تو پھر مت جاؤ، وہ اس کی ناک کو چومتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں جانتے ہیں اس میں بہتری ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ نہیں نہیں پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ کپکپاتے لہجے میں بولا تو اسپرا نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا اور اپنے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ مت جاؤ پلیز، اور اسے پشت سے ہگ کر کے
करते हुए बाकायदा गड़गड़ाया, जिस पर अस्परा के दिल ने एक बीट मिस की, मगर वो टॉवल लेकर उसकी जानिब पलटी। यहाँ बैठो, उसने कहकर नरमी से अरहम को बेड पर बिठाया, क्योंकि वो मुकम्मल भीगा हुआ था। वो भी बगैर कुछ कहे वहाँ बैठ गया। तुम पागल हो जाते हो क्या? वो उसके बाल नरमी से खुश करते हुए पूछने लगी, जिस पर उसने कहकर लगाया तो वो ना में सर हिलाते उसका भीगा हुआ कोट उतारने लगी। जैसे ही कोट उतारने के बाद वो वापस इसके बाल खुश करने लगी तो अरहम ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके खुद के करीब किया और उसकी तरफ देखने लगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, अस्परा उसकी आंखों की तपिश को महसूस करते हुए कहा। कैसे? वो शरारत से पूछने लगा, जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। जैसे कि मुझे तुमसे प्यार है, मुस्कुराते हुए बोला। उसके अल्फाज पर उसका वजूद थमा और दिल दीवाना वार धड़कने लगा और वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी और उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसकी आंखें नम होने लगी। मैं नहीं जानता अस्परा क्या ठीक है और क्या नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ मुझे जुनून है तुम्हारे इश्क का। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है और मेरा रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा था, लेकिन जब मैंने कहा तुम मेरी रोशनी हो, मैंने झूठ नहीं कहा था। तुम रोशनी हो जिसके मुझे शदीद तलब है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम्हारे लिए कुछ बहुत अनमोल होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, लेकिन तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने के लिए तैयार हूँ। उसने अस्परा की आंखों से आंसू चुनते हुए कहा, जो गिरते जा रहे थे। अस्परा, तो तुम वो सब हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। वो उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला। तुम जब जब सांसें भरती हो मुझे एहसास होता है मैं क्यों सांस ले रहा हूँ। वो उसकी शहरक पर उंगली चलाते हुए बोला। तुम्हारे दिल की धड़कनों का शोर मुझे एहसास दिलाता है, मुझमें सुनने की सलाहियत क्यों है। वो उसके सीने के साथ अपने कान लगाकर बोला, जहाँ अस्परा का दिल पाखरों की तरह धड़क रहा था। जब तुम चलने के लिए कदम उठाती हो तब मुझे एहसास होता है मेरा वजूद हरकत क्यों कर सकता है। वो उसके अपनी गोद में बिठाता हुआ बोला। तुम जब जब खुशियाँ भरे कहकहे लगाती हो तब तब मेरी समझ में आता है मैं क्यों बोलता हूँ। उसकी थोड़ी को चूमते हुए बोला। एंड विथ एवरी किस टच एंड एम्बेरस यू रिमाइंड मी ऑफ वाई आई लिव। तुम्हारे मुख्तसर तुरंत तुम्हारे होने से ही मेरा होना है। उसके अल्फाज पर उस अस्परा के उसके गले से जा लगी और शिद्दत से रोने लगी। मैं जानता हूँ मैंने सब ख़राब किया है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे एक सांस दो, एक चांस दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं तुम्हें अच्छे वाला अरहम दिखाऊँगा जिससे तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। वो उसके गिर्द हज़ार तंग करता हुआ नम आँखों से बड़बड़ाया। लेकिन मैं पहले ही तुमसे मोहब्बत करती हूँ। रोते हुए ब्लश करते हुए कहने लगी। वो तो तुम्हें मॉन्स्टर से मोहब्बत थी ना। वो उसके गाल खींचता हुआ बोला। तो फिर क्या है, तुम जैसे भी हो मुझे मोहब्बत है तुमसे। वो अपना आँखों से मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रखते हुए बोली। क्या तुम हमारे रिश्ते का एक मौका दोगी और मौका दोगी। वो उम्मीद से उसकी जानिब देखने लगा। हम बिल्कुल दूंगे। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला। आई विल नॉट लेट यू डाउन। वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छी से अच्छी बस से बात है, वरना जान से मार दूंगी। वो उसके सीने पर पंच मारते हुए उठ गई, जिस पर मुस्कुराता हुआ अपनी गीली शर्ट उतारकर हेडबोर्ड के साथ मुश्किल लगा गया। वैसे अरहम तुम्हारा प्लान क्या है? अस्परा ने उसकी शर्ट पकड़कर वायरन की जानिब बढ़ते हुए पूछा। क्या मतलब? वो नासमझी से पूछने लगा। साथ उसे देखने लगा जो उसकी आयरन करने में मसरूफ़ थी। मैं कल जा रही हूँ। वो शर्ट को टेबल पर फैलाते हुए बोली। क्योंकि वो शर्ट ज़्यादा गीली थी इसलिए उसने आयरन बंद करके उसे खुश्क होने के लिए वैसे ही फैला दिया। तुम नहीं जाओगी? वह सुकून से बोला। क्यों? दोबारा से किडनैप करने का इरादा है जनाब। वो उसके पास आकर कमर पर हाथ रखकर पूछने लगी। हो सकता है। वो उसे आँख मार कर कहता उसे कमर से खुद पकड़ कर अपने करीब खुद पर गिरा गया। मजाक के अलावा मैं सीरियस हूँ। वो मुँह बनाते हुए पूछने लगी। ओके मेरी जान, इस दफ़ा तुम अपने शोहर का तारुफ अपने घर वालों से करवाओगी। सिंपल। वो उसके बाल कानों के पीछे करते हुए नरमी से बोला। सिंपल? उसने आबरू चुकाते हुए कहा। हम बस सिंपल। वो कहने के बाद उसका सर अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर गया, जबकि वो भी उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनते हुए सो गई। वो जब मज़े से सो रही थी अपने बालों में मुसलसल चलती उंगलियों महसूस करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। अरहम वो आंखें बंद किए हुए नरमी से बोली। हम टसूरा? उसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते हुए पूछने लगा। बास आओ। ब्लश करते हुए बोली। आई लव यू। और हम के बोलने पर उसकी आंखें झटके से खुल गईं। जब उसने पलट कर उसके चेहरे की जानिब देखा, चाहा तो उसकी त्वचा कमरे में आती सूरज की छाँव ने खींची, जो सफ़ेद मार्बल पर गिरती कमरे को इंतहाई खूबसूरत दिखा रही थी। तभी वह सर उठाकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी तो अस्परा ने मोहब्बत से अपनी नाक उसकी नाक से मिस की। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर वह अनजान बने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देखते रहे, जबकि दस्तक तेज़ हो गई और बाहर से पुकारने की आवाज़ आने लग गई। इग्नोर करो। वो कहकर उसके थोड़ी को चूम गया।
अस्परा बाहर से मलिहा बेगम की आवाज़ सब अच्छे से उन दोनों को सुनाई दी तो वो दोनों एकदम से होश में आए। मामा, ओह गॉड! वो उसे खुद से पीछे करके जल्दी से उठ बैठी क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर भूल गई थी उस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ होटल में मौजूद हैं। अस्परा मलिहा बेगम की परेशानी से आवाज़ वापस से आई। जी मामा, उसने कहकर टेबल से अरहम की शर्ट पकड़कर उसे पकड़ाई और जो बगैर देर किए पहनने लगा। उफ़ अल्लाह, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई जवाब देने में? वो आहिस्ता से पूछने लगी। वो मामा, मैं वॉशरूम में थी, वो बोलकर जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। ओके, अगर तुम तैयार हो गई हो तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो, हम लोग कुछ देर में निकल रहे हैं, वो जल्दी से बोली। अस्परा सुन रही हो उसके ना जवाब देने पर वो वापस से बोली। जी जी मामा, मैं तैयार हूँ। जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल कर बोली, साथ अरम को घूरने लगी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दरवाज़ा खोलो बेटा, वो दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए कहने लगी जो लॉक था। मैं आ जाती हूँ कुछ देर में मम्मा। वो जल्दी से बालों में ब्रश चलाते हुए बोली। नहीं, अभी खोलो, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, वो जिद्दी लहजे में बोली। इसका दिल खौफ से धड़कने लगा जब अरहम उन दोनों की बातों से बेनियास होकर अस्परा को पुश से हक करके मिरर में अपना और उसका अक्स देखने लगा। तुम्हें अभी इस वक्त यहाँ से जाना होगा, वो उसे अपने आप छुड़ाकर खिड़की का दरवाज़ा खोलते हुए बोली। स्पाइडर मैन की तरह जाने की बजाय वो अपने सीने पर हाथ बांधकर आबरू चुकाकर उसकी जानिब देखने लगा। क्या जाओ जंप करो, वो कहकर खिड़की से बाहर नीचे की जानिब देखने लगी तो उसे याद आया वो लोग 6th फ्लोर पे हैं। तुम यहाँ से रात को आए थे इसलिए तुम्हें अच्छे से पता होगा वापस कैसे जाना है, वो उसे घूरते हुए बोली तो वो आंखें घुमाकर रह गया। ओह गॉड, ही इज़ सो क्यूट, वो खुद से बड़बड़ाई। तो मुझे ऐसे कह रही हो यहाँ से निकल जाओ जैसे मैं तुम्हारे कोई शोहर नहीं बल्कि बॉय फ्रेंड हो गया जिसे तुम्हारी मामा रंगे हाथों पकड़ लेंगी और तुम्हें अपनी जान बचाने का खदशा है, वरना मामा से काफ़ी जूते पड़ सकते हैं। जबकि पापा बाहर छड़ी लेकर खड़े हैं। 1 मिनट, क्या तुम कल विंडो से नहीं आए? वो उसके बाजू पर पंच मारते हुए बोले। अस्परा मलिहा बेगम के गुस्से से भरी आवाज़ अंदर गूंजी। अरे प्लीज़ जाओ, वो उसे हाथ से पकड़कर खिड़की की जानिब ले जाती हुई बोली। मैं नहीं चाह रहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैं किसी गैर के कमरे में नहीं बल्कि अपनी बीवी के कमरे में हूँ और हम। अस्परा चलो इकट्ठे दरवाज़ा खोलते हैं, वो कहकर उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। नहीं नहीं, वो एकदम से उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करते हुए तो जाई बोली। टेसूरा, मुझ पर यकीन करो, यही मेरे पास एक आखिरी मौका है तुम्हारी फैमिली के साथ चीज़ें नॉर्मल करने का। उसके हाथ अपने सीने से हटाकर हाथों में कैद करता वो बोला। वो फिक्रमंदी से उसकी आंखों में देखने लगी तो और हमने यकीन दिलाने वाली मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली और साथ ही उसका रुख दरवाजे की जानिब कर दिया। उसे धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला जहाँ मलिहा बेगम परेशानी से वहाँ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही अस्परा के पीछे खड़े वजूद को देखा उनकी फिक्रमंदी खौफ में बदल गई। अब्दुल जब्बार, उन्होंने अरम को देखते ही कपाती आवाज़ में पुकारा। मामा। गुड मॉर्निंग मिसिज़ अब्दुल जब्बार। अरहम के कहने पर अस्परा ने 180 के एंगल पर अपनी गर्दन घुमाकर उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। अब्दुल जब्बार, मलिहा बेगम ने इस दफ़ा चिल्लाते हुए पुकारा। क्या हुआ है स्वीटी? अब्दुल जब्बार साहब ने आकर अपनी बेगम से पूछा, साथ ही उनकी नज़र अरहम पर पड़ी। तुम? वो गुस्से से बोलकर उसकी जानिब बढ़े। जी मैं, वो कहकर अस्परा को खुद के पीछे करके खुद आगे आ खड़ा हो गया। उन्होंने आंखें पटकर ज़ोर से पंच अरहम के जबड़े पर मारा। पापा नहीं, वो जल्दी से अरहम को क्रॉस करके अब्दुल जब्बार साहब की जानिब बढ़ी, जबकि वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जैसे उसे किसी ने पंच नहीं मारा बल्कि बोसा लिया है। अब्दुल जब्बार नहीं, मलिहा बेगम ने उनको बाजू से पकड़कर पीछे करते हुए कहा। तुम अंदर कैसे आए? दफ़ा हो जाओ, उसे लगते हुए लहजे में कहने लगे। मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, वो सुकून से बोला। मुझे तुम्हारे मुंह से एक अल्फाज भी नहीं सुनना, तुम बस निकलो यहाँ से। पापा प्लीज़ एक चांस तो दें उसको, वो मनमनाई। नहीं, वो सटमहरी से बोले। बेटा उसकी बात सुन लो, दादी माँ ने आगे बढ़कर कहा। मॉम, अब पुलिस को कॉल करें, वो तपे हुए लहजे में बोले। वैसे तुम अंदर कैसे आए? मैं उसकी विंडो के जरिए अंदर आया हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। साथ ही उसने अपने हाथ पॉकेट्स के अंदर डाल दिए। अस्परा, उन्होंने मुड़कर बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। मैंने उसे अंदर आने दिया पापा, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने उसकी इज्जत की और आपके साथ जाने के लिए मान भी गई। मैं चाहती तो कल रात उसके साथ भाग जाती क्योंकि वह कोई नामहरम नहीं बल्कि मेरा महरम है। अस्परा, मलिहा बेगम ने उसके कहने पर कोहनी से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। मगर मामा, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी दिली खुशी है आप और हमको एक मौका दें। वो शोहर है मेरा मामा, आप लोगों को एक बार उसे सुना चाहिए प्लीज़। वो आखिरी लफ्ज़ अपने पापा की जानिब देखते हुए बोली, जिस पर अब्दुल जब्बार गुस्से से अरहम की जानिब देखने लगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, वो कहकर मेन कमरे की जानिब चले गए। जब हम उनके पीछे पीछे चलने लगा तो बेला डर की वजह से अपनी दादी माँ के पीछे छुपने लगी। सारी सी बात है, उसने उसे गर्दन से पकड़कर हुआ में काफ़ी देर घुमाया था, फिर ज़मीन पर पटक दिया था। सब वहाँ जाकर काउच पर बैठ गए।
कुछ पल वहाँ खामोशी रही, जिस दौरान अब्दुल-जब्बार साहब और हमको घूरते रहे, जबकि वो अपना हाथ बालों में चलाने लगा। इसे इतना नर्वस देखकर अस्परा उसके करीब आ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, जिस पर उसने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। तुम सब संभालोगे, मुझे यकीन है, और अगर कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे बाल नोच खींचूंगी। वो उसके हाथ में अपना हाथ पकड़कर शरारत से बोली तो वो हंसने लगा। उसे रिलैक्स होता देखकर वो उसका हाथ छोड़कर उसके बराबर ही बैठ गई, ताकि वो पुरसुकून हो रहे कि वो उसके पास है। तभी अरहम सुकून से अब्दुल-जब्बार साहब की जानिब देखने लगा। क्या बोलूँ सर? अब्दुल-जब्बार साहब अंकल या पापा? अरहम को उलझता हुआ देखकर बैरा ने नरमी से बोला तो उसने अपनी हंसी रोकने के लिए जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, जबकि मलिहा बेगम अपनी लाडली बेटी की जानिब देखने लगी, जिसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। ओह हाँ पापा, बाबा या मिस्टर अब्दुल-जब्बार साहब ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ओह राइट मिस्टर अब्दुल-जब्बार साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। वो लपचपाते हुए बोला। अरहम, अस्परा ने उसके बाजू पर चुटकी काटी। यार सॉरी, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है लड़कियों के पापा से कैसे बात करते हैं। उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोला। सही कह रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ कत्ल करने का तजुर्बा है। अब्दुल-जब्बार साहब ने ऊंची और साफ अल्फाज में कहा, जिसकी वजह से अरहम की शरारत और मजाक कहीं दूर जा सोए और उसकी जगह संजीदगी ने ले ली। आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे सिर्फ कत्ल करने का तजुर्बा है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ खून, डर और मौत देखी है। आप सही बोल रहे थे, मुझे जैसे शख्स को यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो नरमी से बोला, जबकि उसकी आवाज़ में दर्द नुमाया था। अरहम, अस्परा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर वो उसे पीछे करके वहाँ से उठ गया। नहीं अस्परा, अब तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। उसने उसे कहकर अपना रुख अपना अब्दुल-जब्बार की जानिब किया। मेरे पास मेरे पापा नहीं थे जो मेरे पास बैठते और मुझे समझाते कि मैं किस दलदल में फंसता धंसता जा रहा हूँ, जो मेरी मदद करते। उस सबसे बाहर आने में मैंने बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजारी। मेरे पास सिर्फ मेरी मामा थी जो मेरा सब कुछ थी, लेकिन उन्हें मेरे पापा ने मुझे छीन लिया। उनकी वजह से वो दुनिया से चली गई। फिर मुझे एक बड़ा आदमी अपने साथ ले गया, जिसने मेरी परवरिश की और अपने जैसे ही बना दिया। आई डोंट डिज़र्व योर डॉटर, आई डोंट डिज़र्व दिस फैमिली। सबकी जानिब इशारा करते हुए तकलीफ से बोला। माना जाए या ना माना जाए, किस्मत हम दोनों को करीब लाई। मैंने आपकी बेटी को बहुत तकलीफ़ थी, वो मेरे साथ इंतहाई अज़ियत से गुजरी, लेकिन मैं नहीं जानता कैसे, मगर हाँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। एक वक्त था मुझे अपने मरने से खौफ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जब भी मैं आपकी बेटी की तरफ देखता हूँ, मुझे मैं जीने की ख्वाहिश पड़ती है। दिल करता है उसके साथ ज़िंदगी का हर पल गुजारूँ। उसके अल्फाज पर अस्परा की आंखें भीगने लगी। मैंने जो कुछ किया उसे बदल नहीं सकता, ये मेरा बस में नहीं है, और ना ही उसकी कोई माफ़ी है। जो कुछ मैंने आपकी बेटी के साथ किया है, आपका गुस्सा करना मुझे समझ में आता है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, एक माँ को उसकी बेटी से अलहदा करने का और एक बाप को उसके बच्चे से। अस्परा अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा जीवन साथी डिज़र्व करती थी, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई उससे इतनी शदीद मोहब्बत नहीं कर सकता जैसे मैं करता हूँ। कोई दूसरा उसको इतना खुश नहीं रह सकता जितना मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे जुनून वाला इश्क है उससे, और उसके साथ रहने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँगा। मैं अपना माजी उसके लिए और ख़ुद को इसकी इस्लाह के लिए पीछे छोड़ने को बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं वादा करता हूँ मेरी माजी की वजह से उस पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करूँगा, मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगा। वो बोलकर अब्दुल-जब्बार साहब के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा, जबकि अस्परा भी अपनी आंखें खुश करती अपने पापा की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। उन्होंने एक नज़र अरहम को और फिर अस्परा को और फिर वापस से अरहम को देखा। मलिहा बेगम ने उनके पीछे जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, यह हकीकत है। अपने ख्वाबों से बाहर निकलो, तुम सिर्फ उसके लिए और हमारे लिए मसाइब पैदा करोगे और कुछ नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी अपने परियों की कहानी से बाहर आओ। वो दांत पीसते हुए बोले, जिस पर वो हंसने लगा और फिर बोला। आपकी बेटी ने मुझे मेरे फेरी लैंड में रहना सिखाया है। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, जानता हूँ। वो तुमसे कई गुना अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, जानता हूँ, और मैं दोबारा से अपनी फैमिली के हवाले से रिस्क नहीं ले सकता, जानता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मेरी बेटी के करीब रहो। मैं नहीं चाहता तुम मेरी बेटी के करीब रहो। पापा, अस्परा ने जांच किया, मगर अरहम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं जानता हूँ सर, उसने उनकी जानिब देखते हुए जवाब दिया। तुम मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देते? मैं उससे इश्क करता हूँ, वो भी करती है। अगर वो मुझे खुद कह देगी जाओ, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, तो आई प्रॉमिस मैं चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। वो हतमी लहजे में बोला। अस्परा उसे बोलो कि तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं दूर चला जाए और आइंदा तुम्हारी तक लाइफ में मुदाखलत ना करे। अब्दुल-जब्बार साहब ने उसके हुक्मिया लहजे में कहा तो मुँह खोले उनकी जानिब देखने लगी। उस पर ज़ोर मत दो बेटा, दादी माँ की आवाज़ गूंजी। लेकिन माम, उसे फैसला करने दो। वो दो टोक लहजे में बोली, ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। उन्होंने माथे पर बल चढ़ाते हुए कहा, अपने आप को उसकी जगह पर रख कर सोचो। उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया, मैं ये नहीं हूँ और ना ही कभी हूँगा। अस्परा, तुमने जो सुना जो मैंने कहा, वो सिलगते हुए लहजे में बोले, पापा मैं ऐसा नहीं करूँगी। आपको उसे एक मौका देना चाहिए। मैंने उसे शुरू से आखिर
تک دیکھا ہے مجھے سب یاد ہے. یہ ایک مونسٹر تھا جس کے پاس دل ہی نہیں تھا. مجھے اس کی بے رحمی سنگدلی ٹارچر کرنا یاد ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں. میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میں نے اس کا وہ رخ دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، جو دنیا کی نظر سے اوچھل ہے. پاپا میں جانتی ہوں آپ میرا اچھا چاہتے ہیں، لیکن میرا یقین کریں یہ وہ نہیں ہے جو دنیا دیکھتی ہے. کہتی ہے پلیز پاپا پلیز ایک چانس. وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگی. تمہارے لیے اچھا ہے اس دفعہ تم خود کو ثابت کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ مریحہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی. دوسری طرف بیلا اور دادی ماں ارحم کو دیکھنے لگی. تمہیں اتنا یقین کیسے ہے تمہاری ماسی تمہارے پیچھے پیچھے نہیں گھومے گا؟ میں اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا. دادی ماں کے پوچھنے پر تحمل سے بولا. کہاں؟ وہ تھوڑا آگے ہو کر ناسمجھی سے پوچھنے لگی. میں نہیں جانتا، ابھی کچھ فائنل سوچا نہیں ہے، لیکن بہت دور جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوگا. وہ مضبوط لہجے میں بولا. تمہارے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے. تم کس شہر میں رہ سکتے ہو؟ میں نہیں رہ سکتے. پولیس کا تم تک پہنچنے کے لیے تمہارا صرف نام ہی کافی ہے. میرے پاس بہت سے راستے ہیں، فکر مت کریں کچھ نہیں ہوگا. مسکراتے ہوئے بولا. جس کے بعد دادی ماں نے کچھ نہیں کہا. بیلا آگے کی طرف بڑھی اور اچھل کر اسپرا کی گود میں بیٹھ گئی. کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر چھٹکی برتے ہوئے پوچھا. ہی از بیڈ. اس کے کان میں خوف سے سرگوشی نما بولی. تمہیں بات کرنی ہے اس سے اسپرا کے پوچھنے پر اس نے نام میں سر ہلایا. اس نے مجھے ہرٹ کیا تھا. وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی. آئندہ کبھی نہیں کرے گا، آئی پرومس. وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی. کچھ دیر کے بعد سب اسپرا کی فیملی پاکستان کے لیے نکل گئے تو وہ دونوں زین کے گھر پر چلے گئے. یہاں رہو، میں جلد واپس آ جاؤں گا. فریش ہو کر اس کے قریب آ کر بولا، پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا. رکو، بتا کر جاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے پیچھے بھاگ کر اس کے روکتے ہوئے سوال کرنے لگی. مجھے دیکھنا ہے کیا ہر چیز واپس سے اپنی صحیح جگہ پر موجود ہے. وہ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا. ارحم ویٹ، تم نے کہا تھا تم یہ دنیا چھوڑ رہے ہو. وہ جلدی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی. ہاں تو اسپرا، میں آخری دفعہ سب دیکھ کر اپنے باس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے کہنے پر اس نے اسے چھوڑ دیا اور سانس کھینچ کر رہ گئی. میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے پاپا سے میری جان، اور میں وعدہ نبھانا چاہتا ہوں. ٹینشن نہ لو، صرف مجھ پر یقین رکھو کرو. ہم یہاں سے بہت جلد جا رہے ہیں، مجھے صرف ایک پلان پر عمل کرنا ہے. اس نے کہتے ہوئے محبت سے اس کی تھوڑی کو چوما. اوکے میں ویٹ کر رہی ہوں، اس نے اس کی گال کو چوم کر کہا اور واپس گھر میں داخل ہو گئی. تو ارحم بھی سکون سے چلا گیا. رات 10 بجے ڈور بیل بجی تو وہ اس دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں سے زین اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے علی اور احمد تھے، مگر اس کی آنکھوں کو ارحم کی تلاشنے لگی. جیسے ہی وہ سامنے آیا تو اس کا دل خوشی جھومنے لگا، مگر اس کے چہرے پر تھکاوٹ سی محسوس ہوئی. لیکن اس کے باوجود اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا. سارے زیادہ تھک چکے تھے، اس لیے سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے. سب کیسا گیا؟ وہ اس کے برابر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھنے لگی. اچھا گیا، میں نے اپنے ہوٹلز، ہاربر، کسینو، ریسنگ کلب سب کچھ واپس سے حاصل کر لیا. وہ کمرے کی جانب بڑھتا ہوا بتانے لگا. اور تمہارے باس سے بات اچھی گئی؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر بولا. بتاؤ مجھے، کل بتاؤں گا، ابھی تھک گیا ہوں. دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا اور جوتا اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا. کیا وہ خوش تھا؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی. ظاہری سی بات ہے نہیں، اس نے اس کے اے سی کی اسپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا. تو مطلب تم یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ وہ تجسس سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی. اس نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا. یہاں آؤ. مطلب؟ اس نے بھونکلاتے ہوئے کہا. تم نے سنا ہے اسپرا؟ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو جو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تھام گئی. اور ارحم نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹایا. صبح 4 بجے ہماری فلائٹ ہے. وہ اس کے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کرتا ہوا بولا. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر اس کے سر کا ہلکا ہلکا سے دباتے ہوئے پوچھا. تم جان جاؤ گی؟ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. یہ 4 بجے کی فلائٹ ہی کیوں؟ تصورہ میں تھک گیا ہوں، کل بتاؤں گا نا. اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس سے الٹا لٹاتا ہوا بولا. تو وہ اس کے گرد اپنا بازو، اپنا حصار باندھ کر آنکھیں بند کر گئی. مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. وہ کچھ پل بعد اس کے بازو پر موجود ٹیٹو پر انگلی چلاتے ہوئے بولی. کیونکہ وہ دوپہر میں کافی دیر سوئی تھی. دکھ رہا ہے. وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے نرمی سے بولا. مجھے ایکچولی پریشانی ہو رہی ہے تمہارے لیے. اتنا کچھ ہو گیا اچانک سے، تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا نا. وہ ہنسکی سے بولی. سب بہتر ہوگا، مجھے اس رب پر بھروسہ ہے. میں چل پڑا ہوں، مجھے یقین ہے وہ مجھے تھام کر رکھے گا اور ہر مصیبت سے لڑنے میں میری مدد کرے گا. وہ سکون سے بولا. انشاءاللہ، بے شک وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. لیکن ارحم، تم نے بتایا نہیں ہم کہاں چاہ رہے ہیں، اور تمہارے باس نے کیا کہا؟ کیا تمہارا یہ ضدی پن کبھی کم ہوگا؟ وہ اس کی گرد اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی. نہیں. اس نے اٹھ کر شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے اس شکاری اپنے شکار کو. مجھے ایسے دیکھنا بند کرو، میں تمہاری کوئی کھانا نہیں ہوں. اس کی آنکھوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی. ایکسکیوز میں، مجھے چربی والا گوشت پسند بھی نہیں. وہ شرارت سے بولا. تمہارا مطلب میں موٹی ہوں؟ اس نے اس کے پیٹ پر پنچ مارتے ہوئے کہا.
نہیں تم بس پاگل ہو، اس کا سر واپس سے اپنے سینے پر رکھتا ہوا بڑبڑایا، صرف تمہارے لیے۔ وہ اس کے دل پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں نے اپنا گھر چلا دیا ہے جہاں میں رہتا تھا۔ وہ کچھ پل بعد تو وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں، فائرنگ کے دوران میرے 2 آدمیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ میں نے ان کی ڈیڈ باڈی وہاں رکھ دی، ان کے سمیت سارا گھر جل کر خاک ہو گیا، اور وہ والا حصہ بھی جہاں میری ماما رہتی تھی۔ مسپرا نے اسے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم پاگل ہو گئے تھے؟ میں نئی زندگی شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے پچھلی کو ختم کرنا ضروری تھا۔ پولیس یقین کر لے گی جو 2 آدمی مرے ہیں وہ میں اور زبیر ہیں، جس کی وجہ سے میری فائل بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کچھ بھی بند ہو جائے گا۔ کیا انہیں سمجھ نہیں آئے گا؟ وہ تم اور زبیر نہیں ہو؟ نہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں صرف ہڈیاں موجود ہوں گی جو کہ DNA ٹیسٹ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسپرا سب سے بڑھ کر کوئی بھی میرا اور زبیر کا بلڈ گروپ نہیں جانتا، تو ضروری تھوڑی ہے پولیس سمجھے وہ تم لوگ ہیں وہی ہو سکتا ہے وہ انہیں کوئی اور سمجھ لے۔ اسپرا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب جانتے ہیں وہ میرا گھر ہے اور مجھے کچھ پولیس میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہاں جو میرے آدمی ہیں وہ یقین دلا دیں گے کہ ہم دونوں ہی ہیں۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا، تم نے لوگوں کو یقین کیوں دلایا کہ زبیر بھی مر گیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ پولیس مجھے اور زبیر کو ہی زیادہ اچھے سے جانتی ہے، اور میرے بعد اگلا ٹارگٹ وہی ہوتا جو میں نہیں چاہتا۔ میرا دوست ہے وہ، میں چاہتا ہوں اس موت کا فائدہ اٹھا کر وہ شیزا کے ساتھ کہیں دور جا کر اپنی دنیا بسائے۔ باقی اس کی مرضی ہے اب وہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلتا تفصیل سے بتانے لگا۔ اوکے، تمہاری باس کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ اس نے احتیاط سے واپس سے پوچھا، جس پر اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا ہے یہ سب چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ پریشانی سے لب چباتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مطلب وہ بہت ناراض ہے، اس نے مجھے بہت کچھ بولا جیسا کہ میں بدل گیا ہوں۔ اس نے کہا میں مونسٹر ہوں اور مونسٹر کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کے مطابق میں چند دن بعد تم سے بور ہو جاؤں گا، پھر تمہیں ٹارچر کروں گا۔ اگر آخر میں اور تمہاری اپنی دونوں کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ سردگی سے بتانے لگا تو وہ اس کی آنکھوں میں درد صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، بے انتہا دیوانگی کی حد تک۔ وہ یقین سے بولا، تمہیں وہ پل یاد کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے جن میں تم نے مجھے اذیت دی تھی؟ مجھے انتہائی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کسی بھی عورت کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے میں نے تمہیں کیا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے تم سے پہلے کبھی کسی عورت کو کڈنیپ نہیں کیا۔ پتہ نہیں تمہیں کیسے کر لیا، اور مجھے اس لیے خود پر انتہائی افسوس ہے۔ تمہیں کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے تم سے کس قدر معافی کا طلبکار ہوں۔ اس نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے باس کے الفاظ کو خود کے دماغ پر حاوی نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ صرف تمہیں تکلیف دیں گے۔ میرے پاپا کہتے ہیں اگر کسی کو سچ میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، بس بات ختم۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تم اور میں دونوں ہی جانتے ہیں میں تمہاری معافی کے قابل نہیں۔ وہ اداسی سے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑا نیچے جھکی اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے شدت سے بھرا لمس چھوڑنے لگی۔ اس پر کی اچانک سی گستاخی پر وہ بوکھلا گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ خود کی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے بولے اور اس کے پیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کمر سے پکڑ کر لٹایا، اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا جبکہ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ گڈ نائٹ، اس کے کان کے بول لو چومتے ہوئے بولا، پھر سیدھا ہو کر لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کر کے۔ ارحم یار یہ کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، کچھ دیر بات کرو نا مجھ سے۔ وہ اسے ہلاتے ہوئے بولی، میں بہت تھک چکا ہوں ٹیسورا، اور مجھے صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، تم بھی سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی لائن پر کس کرتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر جب دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جو گہری نیند میں سو چکا تھا۔ مائن اونلی اینڈ اونلی مائن۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتی ہوئی خود سے بڑبڑائی، پھر اپنا سر اس کی سینے سے لگا کر آنکھیں موند کی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی چیز جو وہ جانتی تھی وہ ارحم کو مسلسل اسے ہلا کر اٹھانا تھا اور ساتھ بولنا تھا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس کا ہاتھ اٹھا اور ارحم کے منہ پر اپنا احساس چھوڑ گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی عورت کو اس کی نیند سے جگانے کا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تو وہ کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نیچے کی طرف جھکا اور اسے گدگدی کرنے لگا۔ اس کا ہزار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر گدگدی کرتا رہا۔ ہنس کر اسپرا کے پیٹ میں درد ہونے لگی۔ ارحم سٹاپ، وہ مشکل بول پائی، صبح کس کرنے کے بجائے تم نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گدائی کرتے ہوئے بولا، ہاں تو جو تم کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولنے لگی کیونکہ وہ دیوانہ وار ہنس رہی تھی۔ جب وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی تو وہ رک گیا اور اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ گڈ مارننگ ٹیسورا۔ وہ اس کے
हॉन्टो को चूमते हुए बोला, जबकि वो लाल टमाटर होती उसे देखने लगी। कैसी हो? गुड मॉर्निंग, सोने दो। और हम वापस से ब्लैंकेट पर ऊपर लेते हुए बोली, जब मगर उसने उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर दूसरी जानिब रख दिया। उठ जाओ, फ्लाइट में सो जाना, वो उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोला। यू स्मेल सो गुड, एस्प्रान ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हाइल करते हुए कहा, तो वो उसे उठाकर वॉशरूम में ले गया। जल्दी से रेडी होकर आके मुझसे मिलो, मैं नीचे जा रहा हूँ, वो बोल के कमरे से निकल गया। जबकि टब में अपने लिए गर्म पानी का रेंज देकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। पता नहीं कैसे तुम मिल गए मुझे, उसने खुशी से कहकर जल्दी से वॉश ओवर लिया और फिर कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बालों को ब्रश करके नीचे की जानिब भागी। जहाँ अरम कॉल पर बिजी था तो वो काउच पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। साथ यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं उठा हुआ था। चलो चलें। जब उसने फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा तो उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। तो तुम मुझे नहीं बताओगे आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? उसके बराबर चलते हुए पूछने लगी। नहीं जानम, तुमने उस सब का अरेंज सिर्फ एक दिन में किया, क्या मतलब है? उसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए पूछा। तुमने कहा था हम इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। वो पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोली। हाँ मैं क्या रहा, अपने दिमाग को इतना परेशान मत करो, मैंने सब एक दिन में नहीं किया। मुझे इसका सबका काम को मुकम्मल करते हुए एक हफ़्ता लग गया है, और इस सब में मेरा अरसल, जैन, अली, अहमद, तीमिया, शीजा और ज़ुबैर ने मुकम्मल साथ दिया है। उन सब ने मेरी बहुत मदद की है। उसे गाड़ी स्टार्ट करके एयरपोर्ट की जानिब जाते हुए कहा। जिस प्लान पर वो लोग जा रहे थे वो अरम के बॉस की तरफ से था, जिससे जब से अस्परा को उस बात का पता चला था उसे खदशा था शायद उसमें बम हो या जो रास्ते में ब्लास्ट हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, कौन सा बॉस अपने होनहार आदमी को इतनी आसानी से जाने देगा। जब प्लेन लैंड हुआ तो उसने शुक्र अदा किया कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अरम की नज़र गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें लेने आई हुई थी। अरम, अब तो बता दो हम कहाँ हैं? उन लोगों के पास किसी किस्म का सामान नहीं था। जब वो दोनों गाड़ी में बैठ गए तो वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, जिस पर उसने हंसते हुए उसे खुद की जानिब खींचा। मुझे लगा तुमने वेलकम साइन एयरपोर्ट में पढ़ लिया होगा, उसने कहकर उसके माथे को चूमा। शिफ्ट्स भरी, मैंने उसके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना, प्लीज़ मुझे बताओ उसके बारे में कुछ। वो बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए बोली। हम लोग एक दफ़ा अपने घर पहुंच जाएं फिर बताऊंगा। वो अपने नए मोबाइल पर कुछ बटन्स प्रेस करते हुए बोला तो मुंह बनाती विंडो से बाहर देखने लगी, जहाँ हर तरफ सरसब्ज़ा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सैप स्लिप्स और दरख्तों के दरमियान में बड़ी बड़ी इमारतें और शादाब से भरी वसी और ज़मीन। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उसकी नज़र थिएटर, क्लब, रेस्टोरेंट्स, मार्केट से टकराई। हर चीज़ खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी, जिसकी वजह से उसका मूड चुटकियों में बहाल हो गया। अरम, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो बाहर गोल्ड हार्लेम म्यूज़ियम को देखते हुए पुरजोश लहजे में बोली। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी लोगों का रश कम होने लगा। कुछ देर बाद वो आगे एक घर के सामने जाकर रुक गई तो अस्परा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आए, जहाँ उसकी निगाहें एक इंतहाई दिलकश घर से कर आई जो जदीद तर्ज का बना हुआ था, जिसका पेंट लाइट क्रीम कलर का हुआ था, जबकि उसकी छत ब्लैक कलर की थी। पोर्च में टेबल पड़ा था जिसके इर्द गिर्द कुर्सियाँ मौजूद थी, जबकि दरवाजे के इर्द में तरह इतराफ़ में दो बड़े बड़े गमले बड़े थे। मुझे तुम्हारी तरह घर से जाना नहीं आता, मैंने बस जैन को कहा किसी अच्छे आदमी को बोलकर ये घर तमीर करवा दो। नतीजे में ये बना है, तुम इसमें कुछ भी तब्दीली कर सकती हो जिसे तुम्हारा दिल करे। वो उस कमर से पकड़कर खुद के करीब करता हुआ बोला। ये बिल्कुल परफेक्ट है अरम। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। क्या तुमने घर खरीदा है? नहीं, बहुत बहुत साल पहले मैंने यहाँ घर बनवाया था और 7 गार्डन, लेकिन मैं नहीं जानता था ये एक हफ़्ते में इतना खूबसूरत कैसे बन गया। ये परफेक्ट है अरम, शुक्र है तुम्हें पसंद आया। जहाँ तुम साथ हो वो हर जगह ही खूबसूरत है। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर अरम के लब मुस्कुराए। तो ये था आज के नावल के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको मेरा नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ, या हम नावल एक न्यू नावल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।